ढंग से त्रिलोचन शास्त्री यहाँ साहित्य आकाश में छाए हुए हैं। उनकी आपके पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई उस कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती का अर्थ है यहाँ पहचानती, पहचानना। वैसे देखा जाए तो ये कविता उनकी धरती नामक जो काव्य संग्रह है जिसमें संकलित है, और अनुमान निकाला गया कि इस कविता का प्रकाशन लगभग 1940-41 के आसपास हुआ है, जिसमें चंपा स्वयं ने कि यहाँ बातचीत करती है या चंपा का संवाद प्रस्तुत कविता के अंतर्गत आया है। और चंपा के माध्यम से कवि ने इस कविता में ग्रामीण जीवन का संघर्षात्मक जीवन यहाँ रेखांकित किया है। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था के जो अंतर विरोध है उसको भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, क्योंकि वर्तमान युग की जो मृतपाय शिक्षा व्यवस्था है, या जब कविता लिखी गई तब अंग्रेज़ों का शासन अपने देश पर था, तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था किस तरह से ने कि यहाँ समाज को ने कि दिशाहीन बना रही थी, इसकी प्रचिति उन्होंने प्रस्तुत कविता के माध्यम से यहाँ रेखांकित की है। वैसे देखा जाए तो ये विशुद्ध ग्रामीण चेतना को आधार बनाकर लिखी हुई कविता है। चंपा इस कविता में ग्रामीण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अनपढ़ युवती है। वो समग्र आधुनिक मूल्यों से दूर है, लेकिन इसके माध्यम से कवि निरक्षर वर्ग की मनोदशा को यहाँ रेखांकित किया है। और ये उन्होंने ये भी ने कि स्पष्ट किया है कि पढ़े लिखे लोग ने कि यहाँ भले ही ने कि शिक्षित है, लेकिन उनके मन में संवेदना के भाव नहीं है, वे गांव में रहना पसंद नहीं करते। तो इसकी प्रचिति भी उन्होंने कि इस कविता में दर्शाई है। तो मूलतः ये देखा जाए तो स्वातंत्रोत्तर गांवों की अनपढ़ जीवन पद्धति इस कविता के अंतर्गत उन्होंने रेखांकित की है। तो देखिए, इस कविता के आरंभ में कवि चंपा का परिचय देते हैं। पंक्तियाँ स्क्रीन पर है, देख लीजिए। कवि कहता है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकलते हैं। मतलब यहाँ चंपा इस कहानी का मुख्य इस कविता का केंद्रीय पात्र है, या चंपा को ही आधार बनाकर कवि यहाँ लेखन करता है। कवि कहता है कि यहाँ कवि के साथ चंपा का बार बार संबंध आता है, और कवि के पास वो आती है, और वो तो मानो कि काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, लेकिन यहाँ काले अक्षर इस तरह के प्रतीक यहाँ पर उपयोग में लाए हैं। मतलब अक्षर ज्ञान जिनको है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं कालेपन के ही अंतरतर में बसा हुआ है, ये उनको यहाँ पर साबित करना है। मतलब पढ़ा लिखा वर्ग कहीं ना कहीं काले कर्म ही करने में आज माहिर हो चुका है, ये साबित करने के लिए उन्होंने काले काले अक्षर का प्रतीक यहाँ पर लिया है। तो चंपा ये अक्षर को नहीं पहचानती, जब कवि पढ़ने लगते हैं तो वो उनके पास आ जाती है, और खड़ी खड़ी चुपचाप देखिए कवि की ये पढ़ाई सुनती है, और उसे बड़ा अचरज होता है कि ये व्यक्ति, वो अचरज से देखती है कि ये व्यक्ति इन काले अक्षरों को देखकर कैसे स्वर निकालता है। मतलब उनको एक अचंबा है कि इन काले चिन्हों से ये एक स्वर कैसे प्रकट हो रहे हैं, ऐसा एक अचंबा। मतलब अशिक्षित होने के कारण ये न जाने क्या बड़बड़ इन अक्षरों को देखकर कर रहा है, ऐसी उनकी यहाँ धारणा होती है। आगे की पंक्तियों में कवि चंपा की पहचान कराता है।
चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाओं को लेकर चरवाही करने जाती है। मतलब चंपा एक सुंदर नामक ग्वाला की लड़की है जिनके घर पर गाय भैंसे आदि है, और चंपा उन्हीं गाय भैंसों को चौपायों मतलब चार पैरों वाले जानवर को लेकर वो जंगल में उसको चराने के लिए जाती है। मतलब चंपा एक चरवाही का काम करती है, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। और आगे देखिए चंपा के बारे में कवि क्या कहता है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। मतलब यहाँ कवि ने चंपा के नटखट स्वभाव के बारे में लिखा है। मतलब देहाती वर्ग ने कि नटखट स्वभाव का होता है, उनके मन में कोई दूसरी खोट नहीं होती, अंतर बाह्य रूप से बिल्कुल वो उनका स्वभाव खुला होता है। अब उसी ढंग से चंपा यहाँ पर चंचल किस्म की है। कभी कभी वो उद्यम नहीं कि कई शिकायतें भी करती है, उद्यम मचाती है, लेखक के पास आकर उद्यम मचाती है, शिकायतें करती है, न जाने उनके साथ कोई खेल खेल रही है, ऐसा आभास भी कवि को चंपा को आने के बावजूद होता है। कभी उनकी कलम चुरा लेती है, और जैसे जैसे कवि कलम वो ढूंढ लेता है, तब आकर देखता है तो उनकी कागज गायब हो जाती है। मतलब देखिए इस पढ़े लिखे कवि को परेशान करने का काम यहाँ छोटी सी लड़की ये चंपा करती है, क्योंकि उनको कवि के पास आने में थोड़ा सा मनोरंजन सा लगता है, इसीलिए वहाँ आती है, उन्हें परेशान करती है, और कवि भी उनके साथ हो रहकर कहीं ना कहीं उनके नटखटपन को स्वयं सह लेने का प्रयास करता है। तो आगे कवि चंपा के बारे में क्या कहता है देखिए। वो कहती चंपा कहती है तुम कागज ही गोंदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। मतलब कवि जब लिखते हैं तब चंपा उनको सवाल करती है कि दिन भर तुम ये कागज ही गोदने का काम करते हो, कागज पर लिखने का काम करते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है क्या? ये सुनकर कवि तो देखिए या निशब्द सा हो जाते हैं, केवल हंसते हैं। वो सुनते हैं कि उनका विचार हो जाता है कि शायद ये बच्ची को अक्षरों से क्या मतलब, क्योंकि वो अनपढ़ है, इसीलिए नहीं कि यहाँ दिन भर यही करते बैठते हो, ऐसा वो मुझे कह रही है। ये सुनकर थोड़ा हंस देते हैं, और चंपा ने कि कवि की हंसी सुनकर वो चुप हो जाती है। आगे कवि कहता है उस दिन चंपा आई, यानी कि एक दिन प्रसंग ऐसा है कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हरे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बातें करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मतलब यहाँ कवि ने उनको कहा कि चंपा तुझे पढ़ना होगा, पढ़ना एक अच्छा काम है, और ये हमारे भारत के महात्मा गांधी की भी इच्छा है कि भारत ने कि कहीं ना कहीं साक्षर होना चाहिए। भारत का देहाती वर्ग यहाँ पढ़ लिख कर नहीं कि स्वयं के विचारों पर नहीं कि चलने वाला होना चाहिए, या स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये गांधी बाबा की इच्छा है। ये कवि चंपा को समझाता है कि गांधी बाबा की इच्छा है कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। तो चंपा कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने के लिए कैसा कहेंगे। मतलब अच्छा वर्ग कोई भी पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। मतलब इसका ये है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इतनी विसंगत है कि ऐसी शिक्षा लेने के लिए नहीं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति
नहीं कहता नहीं, ये साबित करने के लिए उन्हें गांधी जी का उदाहरण दिया है। और चंपा कहते हैं कि गांधी बाबा तो अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बातें कैसे कहेंगे, मैं तो पढ़ूंगी नहीं। तो कवि उनको कहता है कि मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो कवि ने कि अपने पढ़ाई की हैसियत से चंपा को कहता है कि चंपा तुझे पढ़ लेना अच्छा है, क्योंकि अब एक विशिष्ट उम्र में तुम्हारा विवाह होने वाला है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी मतलब ससुराल जाओगी। तो ससुराल जाने के बाद कुछ दिन तुम्हारा पति ने कि प्रेमी बालम संग साथ रहेगा और कमाने के लिए कलकत्ता जाएगा, क्योंकि गरीब लोग कलकत्ता में जाकर ही अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि इन लोगों को देहातों में काम नहीं होता, इसीलिए कि शहरों में जाकर कि काम करते हैं, अपना परिवार उत्तरी इलाके में कि संभालने का काम वो करते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा कि तुम्हारा बालम कि कलकत्ता जाएगा कमाने हेतु, अरे बड़ी दूर है वह कलकत्ता, उसे कैसा संदेशा दोगी, कैसे उसे उसके पत्र पढ़ोगी। इसलिए चंपा तुम्हारे पति देव के आए हुए पत्र पढ़ने के लिए और साथ ही साथ तुम्हें कि स्वयं उनको पत्र लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। तुम पढ़ो, गांधी बाबा की इच्छा है, और स्वयं भी तुम साक्षर बनो, पढ़कर कि स्वयं कि इस काले अक्षर से पहचान बनाओ, ऐसा कवि उनको कहता है। तब चंपा अंत में उसको कहती है, कवि को कहती है कि चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा है राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ती पर वज्र गिरे। अब इन्हें की अंतिम पंक्तियों में समग्र कविता का सार है। चंपा कहती है कि तुम झूठे हो। कवि ने यहाँ पर कहा है कि जो अनपढ़ चंपा कवि को कह रही कि तुम झूठे हो, मतलब पढ़ा लिखा वर्ग झूठा है, क्योंकि वो पैसों के पीछे दौड़ता है, व्यवहारिकता का उनको उतना ज्ञान नहीं है, सामान्य वर्ग के प्रति उनके मन में संवेदना नहीं है। इसीलिए कि यहाँ चंपा के माध्यम से कवि कहलवाता है कि तुम बहुत झूठे हो, देखा है राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, है कि मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। चंपा कहती कि मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, और कहीं समझो कि हो गया, मैं ने कि ब्याह तो नहीं करूंगी, समझो कि यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ मेरे विरोध में गई और मेरा विवाह हो गया, तो मैं अपने बालम को अपने साथ ही रखूंगी, कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर वज्र गिरे मतलब कलकत्ता पर आपत्ति आए, क्योंकि वहाँ मेरा पति न जाए, कलकत्ता ने कि यहाँ पर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं मेरे पति को कलकत्ता नहीं भेजूंगी, लेकिन मेरे पास ही रखूंगी, ऐसा वो कहती है। मतलब विवाह होने के पश्चात उनकी स्त्री वर्ग के साथ उनका पति होना बहुत जरूरी है, तभी उनका दाम्पत्य जीवन ने कि सुख समाधानी तथा आनंद भरा हो सकता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई दाम्पत्य वर्ग बिखरा हुआ है, क्योंकि काम के कारण, नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण या और कई कारणों के कारण दोनों में विरह अवस्था निर्माण हो चुकी है। ये केवल पैसा इसके पीछे कारण है, शिक्षा इसके पीछे कारण है, ये कवि ने यहाँ पर ने कि उद्धृत किया है। और चंपा यहाँ पर कह रही हैं कि मैं मेरे बालम को छोड़कर ने कि यहाँ नहीं रहूँगी और मुझे ये पढ़ना लिखना की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर वो कहती है। मतलब प्रस्तुत कविता में कवि ने कि इन काले चिन्हों का यहाँ पर संदर्भ देकर
कहा है कि ये पढ़ाई करने वाला वर्ग कहीं न कहीं ने कि इसी काले करतूतों के अंतर्गत फंसा हुआ है, ये एक उनको यहाँ पर दर्शाना है। साथ ही साथ ने कि यहाँ की जो पढ़ाई है कहीं न कहीं पढ़ा लिखा वर्ग ने कि ग्रामीण जीवन से बिल्कुल दूर जाता है। पढ़े लिखे लोगों में ने कि यहाँ स्वाधीनता के प्रति, देश के प्रति कोई संवेदना के भाव नहीं है, ये भी उन्होंने यहाँ पर सूचित किया है। और शिक्षा व्यवस्था में जो चलने वाला अंतर विरोध है, इसे भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कितनी मृतप्राय और व्यवहारिक हो चुकी है, इसका उन्होंने यहाँ पर लेखन किया है। और शिक्षा व्यवस्था पर वैसे देखा जाए तो प्रहार ही उनका रहा है। तो ये एक चंपा ने कि पढ़े लिखे आदमी के स्वाभाविक सहज और प्रामाणिकता पर कहीं न कहीं आपत्ति उठाने वाली पात्र है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शहर के विरुद्ध गांव, पैसे के खिलाफ इंसानी रिश्तों को एक चित्रित करने का यहाँ प्रयास किया